अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मंजिल मुराद कामरान हफीज़ चौहान के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा मंजूर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट इंजीनियर कामरान हफीज़ चौहान साहब, जो कि चेयरमैन है मंजिल मुराद पार्टी के। सर, वेलकम टू स्टूडियो। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी जो हमारी मंजिल मुराद पार्टी है उसका जो बेसिक मंशूर है वो हमारे व्यूवर्स के साथ आप शेयर करें। हाँ, ये निदा ये सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले एक तो निदा सबसे पहला हमारा ये है कि जो हमारा मंशूर है उसका पहला जो है वो है अल्लाह अकबर। बेशक। यानी हमें रब्बी खुशनुदी के लिए काम करना है और उसका जो भी सिला मुआवजा है वो भी अल्लाह से ही तो कर रखनी है और उस रास्ते पर चलना है जिस पे अल्लाह की मंशा है कि हम लोगों को जिस रास्ते पर चल कर जीना चाहिए और दुनिया के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। अगर मुसलमान दुनिया के लिए रोल मॉडल बनते तो किसी भी तबलीग की ज़रूरत नहीं थी और गैर मुस्लिम इस्लाम की तरफ आते। हमारे अपने पूर्व रवैयों के बायस आज तक ना इस्लाम को वो अहमियत और वो हौसला पाई वकार और ना हम अल्लाह का पैगाम फैलाने में ही बहुत कामयाब हो पाए। तो जिस दिन हम दुनिया के लिए रोल मॉडल बनेंगे दुनिया उस दिन हमारे पीछे फॉलो करेगी। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ नमाज़ों और रोज़ों और उसमें नहीं है, वो हमारी पूरी जो परफॉर्मेंस है डे टू डे हर मामला में, वो जब तक एज अ मुस्लिम हमारी उस क्वालिटी पर नहीं आएगी जिसको अल्लाह ताला जो है ना वो अपना कंसिडर करता है सबसे ऊपर और उसको वो अल्लाह ताला जो है ना वो मोमिन के तौर पे कंसिडर करता है। तो मोमिन का जब तक किरदार हमारा नहीं होगा ना तो दुनिया में हमारी कोई अहमियत और फादियत नहीं होगी। और उसके लिए ज़ाहिर बात है कि सबसे पहले हम जिस जगह पे रह रहे हैं, जिन स्टेट्स का हिस्सा है मुसलमान, हम जब तक वो निज़ाम नहीं लाएंगे जिसके अंदर हम बासानी वो किरदार अदा कर पाएँ जो अल्लाह हमसे मांगता है कि हमें वो किरदार अदा दुनिया में करना है। लेकिन जो प्रिवेलिंग स्टेट्स हैं, जो प्रिवेलिंग कवानीन है, जो प्रिवेलिंग निज़ाम है, इसके अंदर निदा लिटरली बहुत मुश्किल हो चुका है कि आप दीन के उस रुख पर चलें जो अल्लाह हमसे मांगता है, उस पर चल कर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो लोग फिर आसानियों की तरफ चले जाते हैं। तो जब स्टेट बेहतर हो जाएगी, लोगों के लिए सच बात कहना आसान हो जाएगी, लोगों के लिए पूरा तोलना आसान हो जाएगा, लोगों के लिए मेहनत के बस बाइज़्ज़त तौर पे जीना आसान हो जाएगा। और जब ये होगा तो लोग भी फिर बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि स्टेट में क्या फ्लॉज हैं, कि लोग मजबूर हैं जो कुछ वो कर रहे हैं। कुछ लोग शौकिया भी कर रहे होंगे लेकिन अमलन लोग जो हैं वो दुरुस्त रास्ते पर नहीं चल पाते, क्योंकि जिस स्टेट में इंसाफ ना हो, जिस स्टेट में इखलाकी इक़दार ना हो, जिस स्टेट में दुरुस्त रास्ते पर चलकर आपका जीना आसान ना हो, वो स्टेट आपको कंपेल करती है उससे परे ले जाने में। तो हमें सबसे पहले स्टेट का वो निज़ाम लाना है जिसमें लोग जो हैं वो दुरुस्त रास्ते पर चलकर भी बाइज़्ज़त बावकार ज़िंदगी जी सके। तो दुरुस्त रास्ता इतना मुश्किल क्यों हो गया? देखें, जब एक निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं होगा ना, और इंसाफ को इसके पूरे मानों में लेने की ज़रूरत है, और जब तक वो नहीं होगा और हमारे तमाम जो तरीक़ेकार है वो मंतकी नहीं होगा, उसके नताइज मंतकी नहीं निकलेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हमें पाकिस्तान का एक डिफरेंट निज़ाम दरकार है। और मैं ये कहता हूँ कि इस पाकिस्तान के आइन से लेकर आखिरी कानून तक को रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इसका सॉफ्टवेयर है। सही। जिस दिन ये सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा ना तो फिर हार्डवेयर भी दूसरा डायरेक्शन ले जाएगा। और दूसरा हमारा जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो ये है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल सकता, और इसको आप जितने साल भी और एक्सरसाइज करेंगे आप कौम का वक़्त ज़ाया करेंगे और ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। और दुनिया में जो सबसे खूबसूरत मॉडल तर्ज़ हुकूमत का आया ना वो हमारी खिलाफत का। और मैं ये समझता हूँ कि खिलाफत की करीब तरीन इस वक्त कोई अगर कॉपी है ना दुनिया में, मैं समझता हूँ कि अमरीकी तर्ज का जो जमहूरी सदारती निज़ाम है उसके बहुत नज़दीक है। 2-3 चीज़ों का फ़र्क है, वो मैं पहले भी कहता रहता हूँ, आज मैं थोड़ा फिर बता दूँ। अभी आप ये देखें कि जो ये इलेक्शन ट्रंप और जो बाइडन के हुए हैं इसमें अब प्रॉब्लम वही आई है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है,
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میٹرک سے نیچے کا ووٹ ختم کریں. اچھا. میٹرک والے کا 1 ووٹ, ایف اے والے کا 2, بی اے والے کا 3, ماسٹر والے کا 4 اور پی ایچ ڈی والے کے 5 ووٹ. جب وہ ڈالے تو 5 ووٹ کنسیڈر ہوں, وہ اس کے آئی ڈی کارڈ میں ہی, اور وہ جب ووٹنگ بھی بایو میٹرک ہو اور جب وہ تھم لگائے تو آٹومیٹکلی وہ 5 کنسیڈر ہوں. اچھا. اس طرح کا سسٹم لانے کو. اب یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے پہلے الیکٹورلز کو ووٹ کیا ہے اس میں میجورٹی وہ ہیں جنہوں نے ٹرمپ کے حق میں کی جو الیکٹورلز تھے ان کو ووٹ کیا. اچھا. ٹرمپ یہی پیٹ رہا ہے نا کہ ووٹ اس دفعہ مجھے پہلے سے زیادہ پڑا ہے, اس کے باوجود میں ہار گیا ہوں, تو یہ کیسے ممکن ہے. لیکن آگے جا کے وہ جو پھر جو تھے نا جو الیکٹورلز جو چند 100 تھے, 300-400, ان کی ووٹنگ ڈفرینٹ ڈائریکشن چلے گی, وہ چلے گی جو بائیڈن کے حق میں. تو انڈائریکٹ الیکشن سسٹم نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ وہاں پہ پتہ نہیں خریدے گئے ہوں گے. پاکستان میں ایک ایکسرسائز ہوا تھا ایک فوجی عامر کے دور میں, یہی نظام صدارتی کا, اس میں انہوں نے پھر وہ جو لوکل باڈیز کے ممبران تھے ان کو خرید لیا تھا. اچھا. تو ان سے انہوں نے اپنے حق میں میجورٹی لے لی تھی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جب پورے قوم ووٹ کر رہی ہوگی ایک فرد واحد کے لیے, اور وہ تعلیم کی شرط بھی اس میں ہو عمر کے علاوہ, تو وہ ایک بیٹر ووٹنگ نظام ہوگا میری رائے میں. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ 2 پارٹی سسٹم ہے, تو 2 پارٹی سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے ان کے پاس مجبوری ہے, جو 2 لوگ کھڑے ہوں ان میں سے جو بیٹر ہے اس کے لیے وہ چلتے ہیں, ان کے پاس ملٹیپل آپشنز نہیں ہیں. تو اگر زیادہ پارٹیز ہوں گی تو اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اس میں آپ کے پاس سلیکشن کا سکوپ بڑا ہو جاتا ہے نا پبلک کے پاس. لیکن ہمارے ملک میں تو دیکھیے نا سلیکشن کا سکوپ تو بڑا ہے, لیکن وہی لوگ بار بار آ رہے ہیں. نہیں, اس نظام میں بیسک فلا ہے. دیکھو نا, یہاں کوئی سنگل فرد نہیں ہے جو رول کرنے آتا ہے, یہاں پہ جتھے رول کرنے کے لیے آتے ہیں. جب تک ہم جتھوں سے نہیں نکلیں گے, بیکاز ایک بات ہوں کہ ایک گروپ آف پیپل ساروں کا اچھا ہونا یہ عملاً ممکن نہیں ہے. ایک فرد واحد بہتر آ سکتا ہے. ایسے ہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنشیل فارم آف ڈیموکریسی از دی بیسٹ سسٹم آف گورننس. تو ایک تو یہ. تو دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین سے لے کے آخری قانون تک کو ریوزٹ کرنا ہے, اس ملک کا سافٹ ویئر ٹھیک کرنا ہے. سافٹ ویئر میں ڈیفیکٹ ہے, بہت سیریس ڈیفیکٹ ہے اس کے اندر. اور پھر اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک سیکٹر کو رائٹ سائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے, لاجیکل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں تعداد کم کرنے کی ضرورت ہے, ادارے کم کرنے کی ضرورت ہے. اور رائٹ سائز کرنے کے بعد پھر رائٹ پرسن کو رائٹ جاب آن میرٹ لگایا جائے, اور ان کی تنخواہ مراد اچھی کرنے کی ضرورت ہے. یہ ندا بڑا امپورٹنٹ ہے تنخواہ مراد کا معاملہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک سیکٹر سے ایسوسیٹ لوگوں کی تنخواہوں کے 2 کمپوننٹ ہونے چاہیے, ایک فکس اور ایک فلیکسیبل. فکس گریڈ اسکیل کے اعتبار سے آپ کر لیں, لیکن ایک پارٹ اس کا فلیکسیبل کریں, اور ہر شعبے کے اعتبار سے اس کا انسینٹیو ڈیزائن کریں. اچھا. اس شعبے کی کنسلٹیشن کے ساتھ. اچھا. اور وہ جو اس کی ڈیلیورنس ہو نا, اس کو اسیس کرنے کا بھی بڑا فیئر میکنزم جنریٹ ہو. یہ نہیں کہ سینئر افسر فیور کرے کسی کو کہ جی اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا, جس نے نہ کیا ہو, جس نے اچھا کیا اس کو وہ کہے کہ غلط کیا. اس کا بھی سسٹم بیٹر ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگینسٹ دیئر ڈیلیورنس they must be rewarded every month. اس سے یہ ہوگا کہ کسی شخص کی اگر ضرورت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا گھر لے, اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی بی ایم ڈبلیو اور مرسڈیز اور آڈی پہ چڑھے, یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے ایچ ایس این میں پڑھیں, پبلک سیکٹر سے ایسوسیٹ ہوا ہو, تو وہ محنت کے راستے سے وہ چیزیں جائز طور پہ کما لے, اور جائز طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھا لے, جائز طریقے سے اچھی گاڑی بھی لے لے. جس دن آپ اس کا رائٹ انسینٹیو ڈیزائن کر دیں گے, یہ پبلک سیکٹر اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا, پھر یہ پوری محنت کرے گا ٹارگیٹ اچیو کرنے کی. ہمارا پبلک سیکٹر تو پہلے ہی بہت پھیلا ہوا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ تو میں پہلے کہتا ہوں نا, اس کو چھوٹا کرنا ہے. جب اتنا زیادہ وہ پھیل چکا ہے, تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسینٹیوز جو ہیں وہ ان کے اچھے ہونے چاہیے, تو وہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھو نا, میں بتاتا ہوں کہ انسان کو وداؤٹ انسینٹیو نہیں چلایا جا سکتا. انسان کی نیچر ہے, یہ اچھا ڈلیور کر کے ریوارڈ چاہتا ہے. بالکل. آپ جس سسٹم میں صرف پنشمنٹ رکھیں گے, ریوارڈ نہیں رکھیں گے, وہ سسٹم نہیں چل سکتا. اور ریوارڈ ہوتا ہے امیڈیٹ ریوارڈ. بالکل. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑے اچھے رہے ہیں تو آپ کو جناب ترقیاب کر دیا جائے 10 سال کے بعد, ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی ترقیابیاں عموماً میرٹ پر نہیں ملتی ہیں, وہ بھی لابنگ پہ ملتی ہیں. میرٹ ہے ہی نہیں ملک میں, ٹھیک ہے نا. بلکہ اس وقت جو میرٹس ہیں, آپ بلیو کریں کہ ان کو ایکسپلین کرنا بھی مشکل ہے کہ وہ کتنے گندے ہیں, اور جو اس کو کوالیفائی کر رہے ہیں وہی آگے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ
बाला तरीन मनसब पे पहुंच गया, लेकिन लिटरली अगर आप उसका वो रास्ता देखें और असर का एक से वाकिफ हो तो आप परेशान हो जाएंगे कि वो बाला तरीन तक कैसे पहुंचा। राइट आदमी तो इस वक्त आगे जा नहीं सकता, जो मर्जी कर ले वो, एक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि तनख्वाहों को आप कमोडिटीज़ के साथ जोड़ दें, गोल्ड के साथ, आटे के साथ, चीनी के साथ, चांदी के साथ, पेट्रोल की कीमत के साथ। अच्छा। और जब भी इनके अनराख में फ़र्क आए ना, तनख्वाह आज खुद तब्दील हो जानी चाहिए, सो दैट कि सिविल सर्वेंट की या पब्लिक सेक्टर से एसोसिएटेड लोगों की बाइंग कैपेसिटी में फ़र्क ना आए। बाइंग कैपेसिटी में जब फ़र्क आता है करप्शन प्रमोट डेफिनेटली, क्योंकि फिर उनके पास रास्ता नहीं रहता जीने का। जीना तो हर एक का हक है ना। तो आप कहने से पब्लिक सेक्टर में ऐसा हो तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं होना चाहिए ऐसा? नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर में तो ये आसान है ना, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है। उसकी ये वजह है कि वो छोड़ेगा, अगली जगह चला जाएगा, नहीं आप सही पे करेंगे तो वो बॉदर नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत से शोबे ऐसे जिनकी सैलरीज इतनी अच्छी तो नहीं है। नहीं, वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है ना। और वो एक्सप्लॉयटेशन क्यों है? एक्सप्लॉयटेशन इसलिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। बिल्कुल। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी ना, और एक शख्स एक जगह से छोड़ेगा और दूसरी जगह पे उसको फौरन रास्ता मिल जाएगा, तो फिर आसानी हो जाएगी। और इसके लिए गवर्नमेंट को एक इदारा बनाने की ज़रूरत है। अच्छा। कि जहाँ पे पढ़े लिखे बच्चे अपने डिग्रीज और अपनी सीवीज जमा करा दें, और वो जो पब्लिक वो जो गवर्नमेंट का है ना इदारा, वो बेशक उनका टेस्ट ले ले। अच्छा। टेस्ट लेके उनके वो ग्रेडिंग करके रख ले, और जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज निकले वो खुद उधर उनको मार्क करके भेजें और उनको इतला दे दें कि जी आपकी फलां जगह जॉब हो गई है, ठीक है ना। बजाय वो बच्चे इधर उधर रुलते रहे। एक इदारा होना चाहिए, जो बच्चा तालीम मुकम्मल करके आया वो अपना सीवी अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करा दे, वो अपना कोई इंटरव्यू लेना चाहते हैं ले लें, लेकर वो फाइनल कर लें कि जी ये उसके ग्रेडिंग स्केलिंग या उसके। आपकी सजेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन पहले के जो अदारे मौजूद हैं वही अपना काम नहीं कर रहे। एक और अदारा बन गया तो वो क्या काम करेगा? आपको नहीं, उनमें से तो बहुत से निदा बंद करने वाले हैं ना, वो तो बंद करेंगे, आप मर्जर करेंगे, खत्म करेंगे, लेकिन उन इदारों की जरूरत है जो इस निज़ाम में जो खामियां हैं उसको ठीक कर सकें। इवन प्राइवेट सेक्टर के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वही इदारा मार्क करे। सही कि किसी प्राइवेट सेक्टर को भी ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो आज खुद एम्प्लॉय कर ले, ठीक है ना। तो वो जब वो कहें जी कि हमें MBS की रिक्वायरमेंट है, हमें इस वो दें अपनी रिक्वायरमेंट, वही इदारा मार्क करे कि उनके पास कौन सा ऐसा बच्चा है जो उसके फुलफिल करता है, उधर भेज दे। और उनके साथ पे पैकेजेस भी उनके वही डिज़ाइन करे इदारा, कि ताकि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। वो इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करे, नहीं, बल्कि वो सैलरी बल्कि जिस वक्त वो छोड़ आए जॉब या अगला निकाल दे, और अगर कोई उनकी कोई बड़ा फ्लॉ नहीं है तो वो आगे आके दोबारा उसी इदारे को रिपोर्ट कर दें कि वहाँ से मैं छोड़ आया हूँ या छोड़ाई हूँ, और वो फिर अगेन हंटिंग करें कि कहाँ रिक्वायर है, वहाँ पे उसको जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी है उसको ऑफर करवाते रहें, जहाँ उसको सूट आए वो चला जाए, एक चीज़। और दूसरी बात ये कि जितनी देर वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं ना, उतनी देर गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ पे कर दे, और वो जो जहाँ एम्प्लॉय हो ना, अच्छा, वो जो इदारा मार्क करेगा ना, वो अपनी उस एम्प्लॉयमेंट का कोई 1-2% उस इदारे को जाता रहे, जो उनके पास सेव रिजर्व रहे, ताकि जो जॉबलेस हैं उनको उनकी बुनियादी ज़रूरियात वो इदारा मेंटेन कर दे, ताकि कोई बच्चा जॉबलेस ना रहे बल्कि आगे एम्प्लॉय होते चले जाएं। बात तो आपने बहुत कमाल की है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये ख्वाब में ही हो सकता है। हमारी देखिए ना, एक चीज़ रियलिटी है उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ये निदा। एक चीज़ बताता हूँ ना, बात ये है निदा कि कोई इमारत भी पहले बनने से पहले उसका एक आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है कागज के ऊपर, वो ख्वाब ही होता है। ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे।